नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं इस देश में रह रहे 8 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठियों का। और इस बांग्लादेशी घुसपैठियों ने जो नंगा नाच चलाया है, उस नंगा नाच का परिणाम देश में कई जगह पर दिख रहा है। लेकिन दिल्ली में, देश की राजधानी में एक ऐसी घटना घटी है जिससे इस समस्या को दोबारा आपके सामने सुदर्शन लेकर आया है। आपको पता होगा कि दिल्ली में 8 साल के बच्चे के सामने घर में घुसकर एक डॉक्टर पंकज नारंग को मारा गया। बांग्लादेशी घुसपैठिए मुसलमानों द्वारा मारा गया, लेकिन वो हिंदू था इसलिए उसकी खबर नहीं बनी। उसको रोड रेज का, सड़क पर हुए झगड़े का रूप इस देश का लश्करे मीडिया दे रहा है और हिंदुस्तान का तथाकथित सेक्युलर समाज चुप बैठा है, क्योंकि यह दादरी नहीं है, यहां पर नारंग मरा है। अगर यहां पर नदीम मरा होता तो यह हिंदुस्तान की नहीं, दुनिया की टॉप ब्रेकिंग न्यूज बनती, जैसे दादरी में बनी थी। लेकिन हम तो कोई भी ना मरे चाहता है, और इसलिए इस समस्या के पीछे जो बांग्लादेशी घुसपैठी है, जिनको बचाने के लिए दिल्ली पुलिस भी बांग्लादेशी ना होने की बात कर रही है। लेकिन सत्य आज आपके सामने रखने के लिए हम ये बिंदास बोल लेकर आए हैं, और हम चाहते हैं कि दिल्ली वाले और देशवासी इस मुद्दे पर बेखौफ होकर बोले। पूरा मुद्दा आपके लिए खुला है। स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर कॉल करके आप अपनी बात को रख सकते हैं। और हम चाहते हैं कि 8 करोड़ बांग्लादेशी, जो कि गुजरात के पॉपुलेशन से ज्यादा है, और हमारे छोटे राज्यों की बात करें तो हमारे 10 राज्यों के पॉपुलेशन के बराबर का है, ऐसे समस्या को अगर हम अभी नहीं सुलझाएंगे, अभी नहीं समझेंगे और उसके पीछे की गहराई नहीं जानेंगे, तो ऐसे न जाने कितने डॉक्टर नारंग मरेंगे और हम बस खबरें देते रहेंगे या मीडिया 420 की बातों में आ जाएंगे। और इसलिए आज बोलना है, दमकर बोलना है और जोर लगाकर बोलना है। आपकी प्रतिक्रिया लेने के पहले मुद्दा देखते हैं। आधी रात का समय है। डॉक्टर नारंग अपने परिवार के साथ भारत के क्रिकेट मैच जीतने पर जश्न मना रहे हैं। अचानक से अवैध बांग्लादेशियों की भीड़ डॉक्टर नारंग पर हाथी डंडों से हमले कर देती है। उनका 7 साल का बेटा अपने बाप को मरते हुए देखता है। डॉक्टर नारंग अपने परिवार के सामने तड़प तड़प कर मर जाते हैं। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हाल है अवैध बस्तियों के किनारे रहने वाले आम हिंदुस्तानियों का। आज दिल्ली में करीब 10 लाख से ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठिए रहते हैं। इनकी अवैध बस्तियों को कुछ नेताओं का समर्थन प्राप्त है। अवैध बांग्लादेशी बस्तियों में अपराध चरम पर है। यहाँ ना तो पुलिस अंदर जाती है और ना ही कोई आम हिंदुस्तानी, क्योंकि हर किसी को अपनी जान प्यारी है। इनके अपराध का ग्राफ अब दिल्ली के आसपास के इलाकों तक फैल गया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है, क्या अवैध बांग्लादेशियों को दिल्ली में ऐसे ही नंगा नाच नाचने दिया जाएगा? आखिर क्यों अवैध बांग्लादेशियों पर प्रशासन चुप है? सरकारें कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही? क्यों बांग्लादेशी दिल्ली में पैर जमाने में कामयाब हुए? कौन अवैध बांग्लादेशियों को पैर जमाने में मदद कर रहा है? कौन बांग्लादेशियों को अपराध करने के लिए उकसा रहा है? पिछले कुछ सालों से दिल्ली में बांग्लादेशियों की संख्या अचानक बढ़ गई है। आखिर अचानक इतने बांग्लादेशी क्यों दिल्ली में अपना अड्डा जमाने में कामयाब हुए? जब हम इसकी तह तक गए तो पता चला विधानसभा चुनाव में अवैध बस्तियों का वोट आम आदमी पार्टी को मिला। आम आदमी पार्टी इन अवैध बांग्लादेशियों को अब दाना पानी दे रही है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, क्या बांग्लादेशी घुसपैठिए सत्ता की शह पर नंगा नाच कर रहे हैं? यही नहीं, हमारी तहकीकात में सामने आया, पिछली कांग्रेस सरकारों में अवैध बांग्लादेशियों को फर्जी वोटर आईडी कार्ड मिले। इन वोटर आईडी कार्ड के जरिए अवैध बांग्लादेशियों ने चुनाव में अपनी ताकत दिखाई। ऐसे में ये बांग्लादेशी राजनीतिक रूप से काफी मजबूत हो गए हैं। लेकिन आम हिंदुस्तानियों को आज अवैध बांग्लादेशियों की दरिंदगी ने तार तार कर दिया है। बांग्लादेशियों की अवैध बस्तियों के किनारे रहने वाले आम हिंदुस्तानियों को बैंक लोन नहीं दे रहे हैं, उन्हें क्रेडिट कार्ड नहीं मिल पा रहे हैं। पिज्जा कंपनियां अवैध बस्तियों के पास पिज्जा डिलीवर तक नहीं करती। ऐसे में आम हिंदुस्तानी यहां रहने से डरता है। अवैध बस्तियों के पास से लोग पलायन कर रहे हैं। इन बांग्लादेशियों का मकसद ही यही है, अपने आसपास रहने वाले हिंदुस्तानियों को डराकर, मारकर या फिर जघन्य अपराधों के जरिए पलायन कराया जाए।
इससे इन अवैध बांग्लादेशियों को आसानी होती है अपनी संदिग्ध गतिविधियां चलाने में। ये लोग अवैध कट्टर खाने, अवैध मदरसे और अवैध शराब खाने चलाते हैं, जिनके जरिए इनकी आय होती है। यहाँ ना तो पुलिस जाती है और ना ही कोई सरकारी नुमाइंदा, क्योंकि यहाँ जाने से हर किसी को डर लगता है। लेकिन अब तो पूरी दिल्ली ही इनके अपराध से डरने लगी है और सियासतदान अपना खेल खेल रहे हैं। तो यह मुद्दा है और इस मुद्दे पर आज बोलना जरूरी है, क्योंकि किसी देश में उसके आबादी के करीब करीब 10% दूसरे देश के आबादी घुसना, इसकी समस्या की गहराई आप समझ सकते हैं। सोचिए कि इतने करोड़ लोग इस देश में अगर तय कर ले कि रोज ऐसा एक नारंग मारना है, तो कितने बड़े पैमाने पर एक क्राइम कर सकते। जब हम एक नारंग के लिए आवाज नहीं उठा सकते, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल न जाने कहां कहां देश में कहीं पर मुसलमान को कुछ होता है तो जाते हैं, अपने ही राज्य में वो नारंग के घर नहीं जा रहे। राजनीति आती है तो ऐसे लोगों को शेल्टर मिलता है। लेकिन मैं इस देश के सारे राजनीतिक दलों को यह आह्वान करता हूं कि बांग्लादेशी घुसपैठे इस मुद्दे पर आप अगर बात करेंगे तो इतना बड़ा समस्या का समाधान हमारे पास है, जिसके आधार पर हम हिंदुस्तान के अच्छे दिनों की बात कर सकते हैं। हमारे साथ कई कॉलर भी जुड़े हैं, हमारे साथ ग्राउंड जीरो से भी लोग जुड़े हैं, उनके पास चलते। हमारे साथ गौरव मिश्रा और वहां के कुछ नागरिक हैं। गौरव, क्या लोग कहना चाहते हैं वहां के? निश्चित तौर पे जिस तरीके से ये पूरी वारदात हुई है, खास करके विकासपुरी में, काफ़ी लोग हैं, यहाँ के स्थानीय लोग हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे और इनसे ही अब जानते हैं कि दरअसल वाकई में राजधानी दिल्ली किस तरीके से होती जा रही है। सबसे पहला सवाल, आप यहाँ पे रहते हैं, एक डॉक्टर के घर में घुस के दिन दहाड़े उसकी हत्या कर दी जाती है, किस तरीके से आप इसे देख रहे हैं? ऐसा सीधा सीधा ये समझ में आता है कि ये डर का माहौल क्रिएट किया जा रहा है हमारे आसपास, और उसके अंदर अब हम अपने ही देश में डर के जी रहे हैं और ये लग रहा है कि हम जाएं तो जाएं कहाँ। अगर आज एक डॉक्टर के साथ ऐसा हो सकता है तो कल को किसी के साथ भी हो सकता है। और ये जो आँच हम कश्मीर में या और जगहों पर समझते थे, वो आँच चलते चलते आज हमारे घर के दरवाजे पर आ गई है। तो यहाँ पर या तो ये प्रशासन की कमज़ोरी है, या तो सरकार उनके साथ खड़ी है, या तो कोई ना कोई तो ऐसी ताकत है जो कि उनको सपोर्ट कर रही है, जिस कारण से आज ऐसा वातावरण बन रहा है। आप एक महिला हैं, खास करके अगर हम बात करें महिलाओं की, आम आदमी पार्टी जब सत्ता में आई थी तो बहुत सारे वादे किए थे महिलाओं की सुरक्षा के, जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाने की, मार्शल तैनात करने की। क्या वाकई में धरातल पे ये सब काम आम आदमी पार्टी कर रही है, जिसके सीएम अभी तक डॉक्टर नारंग के घर तक नहीं आए? देखिए, अभी सीसीटीवी कैमरा तो डॉक्टर नारंग के घर में लगा हुआ था, तो उसमें सब कुछ पता चल गया है। वो बात मैं साइड में रख के बोल रही हूँ। मैं साइड 3 में रहती हूँ और अक्रॉस द रोड ये जो स्लम है 4 नंबर जुग्गी, वहाँ पे आपको 8 बजे के बाद उस रास्ते में आप निकाल नहीं सकते हो, क्योंकि लड़के दारू पी के, सट्टा खेलने वाले सारे इतना मौजूद रहता है। आप अच्छे लोग जा ही नहीं सकते। चेन स्नैचिंग का डर होता है, चेन स्नैच करते हैं। वहाँ से उसी जुग्गी से हमारे मेट भी आते हैं, वो भी डरे हुए होते हैं। तो इस गलत तथ्य को हम लोगों को सब मिल के एकजुट होकर इसको निपटना चाहिए, इसको मुकाबला करना चाहिए। बिल्कुल। बांग्लादेशी घुसपैठे एंगल से भी सवाल पूछने को चाहूंगा। अगर हम बात करें खास करके जो बांग्लादेशियों की घुसपैठियों का सबसे बड़ा मुद्दा राजधानी दिल्ली में, और इसको हमने लेकर के कई बार प्रोग्राम भी किए हैं, कई बार मुहिम चलाई है, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि सरकार और ये तमाम लोग इसे नकारते हैं, हालांकि वाकई में इनका वर्चस्व यहाँ पे है। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, आपने एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल उठाया है। बांग्लादेशी घुसपैठिए हमारे लिए बहुत बड़ी और विकराल समस्या होती जा रही है। दिल्ली की 1/3 आबादी, ये लगा लीजिए कि आप इन्हीं से भरी पड़ी है। ये यहाँ आते हैं, अपना वोटर आई कार्ड बनवाते हैं, तरह तरह के क्राइम करते हैं, हर तरीके के गलत कामों में ये लोग इन्वॉल्व हैं। और उसके बाद जब इनको पकड़ने की बात आती है, ये यहाँ से उठा के अपना अड्डा कहीं और बदल देते हैं। करते क्या हैं लोग? कोई मछली पाल रहा है, कोई कबाड़ी का काम कर रहा है, कोई दारू पी रहा है, गांजा बेच रहा है, सिर्फ यही इनके काम है। ये लोग समाज से जुड़े हुए तो है नहीं। दूसरी बात, जैसे हमारी बहन जी ने बताया, ये लोग चेन स्नैचिंग करते हैं, रात को 8 बजे आप निकल नहीं सकते। और उसके ऊपर हमारी जो सरकार है वो इतनी ज़्यादा निद्रा में है इस वक्त इन बांग्लादेशियों के मुद्दे पे। क्यों? उन्हें अपना वोट बैंक नज़र आ रहा है। इनसे निजात कैसे पाई जाए? अगर आप एक युवा हैं, आपसे मैं सवाल करूं, इनसे निजात कैसे पाई जाए? देखिए, सरकार को बड़े कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। अपनी वोट बैंक की राजनीति को छोड़ना पड़ेगा और छोड़ना ही पड़ेगा। उसके बिना इसका हल नहीं है। अगर आप यहाँ के नागरिकों की सुरक्षा की गारंटी देना चाहते हैं तो इन बांग्लादेशियों को हटाइए, और उसके बाद भी आप जीतेंगे, क्योंकि आप लोगों के लिए काम तो करेंगे कम से कम।
आपसे जानना चाहूंगा इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को कैसे यहाँ से बाहर किया जाए, आपके पास कुछ बेहतर उपाय? सर यही है कि अगर हम उनका अच्छे से जांच पड़ताल करके ही वोटर आईडी कार्ड बनाए जाएं, क्योंकि 100-200 रुपए दीजिए आप कुछ भी काम होता है आपका। हर जगह रिश्वत चलती है, कोई भी पैसे देके वोटर आई कार्ड के आप पासपोर्ट तक बनवा लेते चलो हो। गौरव, हम तो आपके वही पास है दोबारा आएंगे। मयंक जैन जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि बांग्लादेशी घुसपैठियों पर बहुत काम कर चुके हैं। मयंक जी, केजरीवाल दावा करते थे कि दिल्ली में रात को 12 बजे भी महिलाएं सड़क पर घूम सकेगी। एक दाढ़ी वाला हट्टा कट्टा जवान कह रहा है लाइव में कि वो भी रात को 8 बजे के बाद सड़क पर नहीं निकल सकता। ये बांग्लादेशियों का नंगा नाच केजरीवाल को क्यों नहीं दिखता? जो ये बात बता रहे हैं, जितने सिम्टम्स ये लोग बता रहे थे, ये नो गो एरिया के सिम्टम्स हैं, जहां पर पुलिस भी नहीं जा सकती। इनकी बात तो छोड़ दीजिए, ये हट्टे कट्टे नौजवान की या उस महिला की। जो नो गो एरियाज हैं वहां पे पुलिस नहीं जा सकती। भारत में क्या, ब्रसल्स में भी जब मोएनबीक से उन्होंने उठाया टेररिस्ट को, तो उसके बाद बहुत बड़ा रिएक्शन आया और पूरे बेल्जियम में ब्लास्ट हुए, ब्रसल्स में ब्लास्ट हुए एयरपोर्ट पर और मेट्रो में। तो उसका रिएक्शन था कि तुम घुसे कैसे नो गो एरिया से, हमारे आदमी को उठाकर कैसे ले गए। तो यहाँ पर भी पुलिस, क्योंकि इतने सालों से ये हो रहा है, इतने सालों से घुसपैठ चल रही है। पहले कम्युनिस्ट सरकार जो वेस्ट बंगाल में है उसने अलाउ किया, त्रिपुरा की सरकार अलाउ कर रही है, ममता बनर्जी की सरकार का रवैया घुसपैठियों के खिलाफ बहुत ही माइल्ड है। तो इस वजह से जो पूरे इंडिया में बांग्लादेशी घुसपैठिए घुस चुके हैं, जो फिगर्स आपने बताई 8 करोड़, वो संभव है क्योंकि आज से 10 साल पहले जो ऑफिशियल फिगर्स थी वही 2-2.5 करोड़ पे थी। उसके बाद इन्फिल्ट्रेशन भी होता रहा और लोग आते रहे। ये टेररिस्ट के इसके अंदर नोड्यूल 44 पैदा करके रखे हैं, वो भी तो संख्या बड़ी है ना पिछले 12 साल में। बिल्कुल, तो जो पैदा हो रहे हैं बच्चे, फिर जो रोजाना घुसपैठ हो रही है, जो रोजाना लोग आ रहे हैं, तो इसकी वजह से ये संख्या बहुत बड़ी है। दिल्ली में जो 2003 में टाइम्स ऑफ इंडिया में एक रिपोर्ट छपी थी जो कि दिल्ली पुलिस ने एक एफिडेविट दाखिल किया था दिल्ली हाई कोर्ट में। उसमें दिल्ली पुलिस ने बोला था कि 13 लाख बांग्लादेशी दिल्ली में मौजूद हैं, 2003 में कहा था। तो जो ये बोल रहे हैं कि 1/3 पॉपुलेशन हो सकती है बांग्लादेश की, तो मुझे कोई सरप्राइज नहीं होगा अगर दिल्ली के अंदर ही 40 से 50 लाख बांग्लादेशी हों। इसमें कोई सरप्राइज नहीं होना चाहिए। सारी झुग्गियों में दिल्ली की टॉप 22 ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में बांग्लादेशी घुसपैठिए निर्णय करते हैं कि एमएलए कौन हो। उसका राजनीतिक विश्लेषण तो हम बाद में करेंगे, लेकिन जो इसका क्रिमिनल एंगल है, इसका राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, इस देश के मालिकों को, वास्तव नागरिकों को उनके कारण होने वाली परेशानी है, उस पर चर्चा करते। हमारे साथ गौरव के साथ कई लोग जुड़े हैं। गौरव, मैं और लोगों से जानना चाहूंगा कि वहां पर जब बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कभी बात होती है तो कोई राजनीतिक दल इनकी बात कम से कम सुनता भी है क्या? जी बिल्कुल, ये एक सवाल आपसे ये करना चाहूँगा। अगर हम बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात करें जो यहाँ रह रहे हैं, कभी आपने इसकी शिकायत किसी राजनेता से की हो, प्रशासनिक अधिकारी से की हो? आपकी बात को गंभीरता से लेते हैं, सुनते हैं? मैं तो ये चाहती थी कि कोई अगर मेरे को मीडिया में बुलाए तो मैं वहाँ जाके सामने में मेरा दुख दर्द मैं बताऊँ। मुझे तो ये लोग रफ्ता के भी मारे हैं, मेरे पति को टांग तोड़ दिए हैं। कब आपको मारा गया और आपके पति को कब मारा गया? ये तो कम से कम 15-20 साल का बात है। हाँ। फिर भी अपने दंड सह मैं नहीं। यही बांग्लादेशी घुसपैठी मारे थे? अब यही लोग हैं और कौन है। इसके बाद में अब ये किसी को मैं बुलाता हूँ तो कोई आते नहीं है। मैं हो गया विधवा, मेरा पति है ही नहीं है। किसी का लड़का बैठे बैठे में मुझे थप्पड़ मार जाए इन्हीं का, कोई चलते चलते मेरे कुर्सी उल्टा जाए, कोई आके मेरे दुकान ला हमला कर दे। मैं सारी दुख दर्द अपने पेट में रखकर और मैं यहाँ संकट काट। बिल्कुल, काफ़ी प्रताड़ित किया गया। आपसे जानना चाहूँगा, अगर इन घुसपैठियों की बात करें, तमाम जो नेता आज भी आए थे, तमाम मंत्री आए थे सरकार के, लेकिन उनसे परिवार वाले मिल नहीं रहे, उन्हें भगा दे रहे हैं। आक्रोश क्यों लोगों के अंदर भरा हुआ है, खास करके झुग्गी बस्ती वालों से और जो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं यहाँ पे? ये आक्रोश का जो कारण है ना, वो है जो क्रिमिनल हैं, जिनकी साइकोलॉजी क्रिमिनल, उनका तुष्टीकरण, और वो इसमें भेद नहीं करते। और जब इनको ये कहते हैं कि भाई इसका अल्टीमेट वेरिफिकेशन कराइए, ये जो क्रिमिनल टाइप के लोग हैं जिनका काम ही
यही है, तो उनका वो आए कहाँ से हैं, उनका ओरिजिन कहाँ है, उनका पूरा वेरिफिकेशन होना चाहिए। और जिस तरह की ये घटना हुई है, आफ्टर साहब कल हम सब भी हो सकते हैं, उसमें तुरंत क्या करना चाहिए था। मैं चाहूंगा कि वहां पर जो थोड़ी देर पहले एक महिला, बुजुर्ग महिला अपने दर्द को बता रही थी, उसको और लोगों के सामने जाने दीजिए, क्योंकि एक बुजुर्ग महिला के साथ अगर इतना खुलेआम अत्याचार हो रहा है तो फिर वहां पर जो राजनीतिक मर्दानगी है वो कहां पर गई है। जरा उस महिला को अपनी बात को ज्यादा रखने दीजिए। जी, आपसे एक सवाल और आज देश जानना चाहता है कि जिस तरीके से आपके पति को मारा गया, आपके घर पे आकर के उन्हें मारे, प्रताड़ित किए, और भी कुछ आप उनके बारे में कहना चाहेंगे कि किस तरीके से उनका आतंक फैला हुआ इस एरिया में? उसी आतंक के मारे मैंने इन बंदा को मैंने मच्छी मार्केट से बुला के लाई। दूसरे पार्टी ने मारी, दूसरे पार्टी आई तो मंदिर बनने नहीं दिया। मंदिर कहाँ बना रही थी? ये मंदिर जो बनी है सामने में। हाँ, मतलब वो मंदिर आपका बनने नहीं दिया? मंदिर के बारे में ये लोग मारा। अब पुलिस के ऊपर मैं 10,000 रुपया भर दिए। मेरा पंडित को मारा, मुझे मारा। मेरा अभी अंगूठी देखो, ये अंगड़ी देख लो, सब देख लो, ये टेढ़ा है तो नहीं है। किसी को मैंने पकड़ा था कॉलर, तो वो टेढ़ा हो चुका था। मैंने बड़ी संकट खाई हूँ इस कॉलोनी के अंदर में, मगर यहाँ एक दूसरे को दबते हैं। यदि अभी जैसे मैं खुला बात कर रही हूँ, खुला बात नहीं करेगा। मीडिया 20 बार आए हैं मगर मेरे को नहीं बुलाया। मैं पुराना प्रधानी हूँ, ये कॉलोनी बसाने वाली मैं रामायण देवी हूँ, मेरे नाम रामायण देवी है। मैं अटल बिहारी वाजपेयी का स्वागत किया हूँ, अडवाणी के स्वागत किया हूँ। मयंक जी के पास चलते। मयंक जी, आप सुन रहे हैं ये बातें सुन के तो मुझे पाकिस्तान और बांग्लादेश से आने वाली हिंदुओं की बाइट याद आ रही है, उनकी व्यथा आ रही है कि उनका जो दुख है वो अगर दिल्ली के राजधानी में एक महिला को कैमरे के सामने बोलना पड़ता है तो यहाँ के राजनीतिक नेतृत्व पर और यहाँ के प्रशासनिक नेतृत्व के पुरुषार्थ पर मुझे डाउट होता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये जो नो गो एरियाज हैं दिल्ली के अंदर, वहाँ पर जो हिंदू हैं उनकी स्थिति बहुत ख़राब है और इसकी रिपोर्टिंग भी नहीं होती है। जर्मनी में कम से कम जो हो रहे हैं एट्रॉसिटीज़, जो औरतों पे अत्याचार हो रहे हैं माइग्रेंट्स के द्वारा, जो अभी मुस्लिम माइग्रेंट्स यूरोप में घुस गए तो उसकी रिपोर्टिंग हो रही है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से रिपोर्टिंग हो रही है। यहाँ पे रिपोर्टिंग ही नहीं होती। यहाँ पर जो हिंदू है उसको बोलने की आज़ादी ही नहीं है। एक अनरिटन इमरजेंसी है हिंदुओं के ऊपर इस देश के अंदर, और कोई अगर बोले तो उसके ऊपर अटैक होता है। और अगर इस चीज़ को कुछ ट्विटर पर लोगों ने उजागर करने की कोशिश की तो फौरन उसको कम्युनल कहा जाता है कि कम्युनल ट्वीट्स आ रही हैं। तो बताएं कि नहीं बताएं? अगर इस तरह का आक्रमण बांग्लादेशी कर रहे हैं तो वो एक डॉक्टर की हत्या के बाद भी हम बताएं कि नहीं बताएं या चुप रहें? तो ये जो मीडिया का, हमारे साथ कई कॉलर जुड़े, हम उनके पास भी चलते। हम खास करके इनके आतंक को झेल रहे लोगों को अपनी व्यथा को बताने के लिए कहेंगे। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। कह रहा हूँ कि जो ये मुद्दा सुरेश जी ने उठाया, ये बहुत ही एक गंभीर मुद्दा है, बहुत अच्छा मुद्दा उठाया, इसके लिए मैं उन्हें साधुवाद देता हूँ। और ये कहना चाहता हूँ कि ये सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। अगर ये बात सच है तो इस पे पूरा एक्शन होना चाहिए सर। बिल्कुल, और एक्शन होना चाहिए, नहीं होना ही चाहिए। अगर वो नहीं होता है तो उसके लिए भी हाथ उठाना जरूरी है। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ सुरेश जी नमस्कार, जय हिंद। हाँ। अशोक पांचाल, दिल्ली शादरा से। बोलिए। हाँ सुरेश जी, जो हमारे जो हिंदुस्तान के मुसलमान है ना, वो बांग्लादेशियों की वजह से बदनाम हो रहे हैं, और हमारे हिंदुस्तान के जो मुसलमान है उनको मिलके केंद्र का साथ देना चाहिए इनको बाहर निकालने के लिए। धन्यवाद, बड़ा अच्छा मुद्दा है। मयंक जी के पास चलते हैं। मयंक जी, ये मुद्दा भी हिंदुस्तान के मुसलमानों को समझना चाहिए कि जब बांग्लादेशी घुस बैठे मुसलमान जो कि 100% क्रिमिनल है, उनके अनुपात के कारण भारत के मुसलमानों की भी क्रिमिनल का रेट बढ़ जाता है। हाँ देखिए, अब इनको चाहे वो भारत के मुसलमान हो चाहे बांग्लादेश के मुसलमान हो, दोनों को समझना पड़ेगा कि मदरसे में वो पढ़ा क्या रहे हैं। दोनों को पहले तो ये समझना पड़ेगा कि मदरसे में कोई वो शांति की मैसेज तो नहीं दे रहे हैं। जो मदरसे में वो जिहाद पढ़ा रहे हैं, जो मदरसे में वो हेट्रेड फैला रहे हैं, जगह जगह पर मदरसों में जो मैं बांग्लादेश बॉर्डर से लेकर दिल्ली के पुलिस हेडक्वार्टर्स के पास जो एक मदरसा था ITO ब्रिज के नीचे, वहां तक सभी मदरसों में जिहाद पढ़ाया जा रहा था। वो मैंने कैमरे पे प्रूफ किया। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ी देर में उस वीडियो को भी हम आपके सामने दिखाते हैं।
जिसकी बात अभी मयंक जी कह रहे हैं। हम आपको कारण भी नजर डालते कि आखिर क्या कारण है। देखिए, दिल्ली की सुरक्षा खतरे में। दिल्ली की सुरक्षा खतरे में। सुरक्षा एजेंसियों ने आईएस के हमलों के बारे में पहले ही दिल्ली को एहतियात बरतने को कह दिया है। दिल्ली में कभी भी आतंकी हमला हो सकता है। दिल्ली में आतंकी हमले के लिए ये अवैध बस्तियां सबसे बड़ी खाद पानी साबित होंगी, क्योंकि यहां आसानी से आतंकी अपने आप को छिपा लेंगे। अवैध बस्तियों के आसपास बढ़ते अपराध। दिल्ली के पूर्वी इलाकों में अवैध बांग्लादेशी सबसे ज्यादा रहते हैं। यहाँ दिल्ली के अन्य जगहों के मुकाबले सबसे ज्यादा अपराध होते हैं, चाहे वो रोड रेस की घटनाएं हो या फिर रेप की घटनाएं, सभी इन अवैध बस्तियों के आसपास सबसे ज्यादा होती हैं। अवैध बांग्लादेशी बस्तियों को राजनीतिक समर्थन। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों को कुछ राजनीतिक पार्टियों का समर्थन प्राप्त है। कई बांग्लादेशियों को फर्जी वोटर आईडी कार्ड भी कुछ सरकारों ने बनवाए हैं। इससे न सिर्फ ये बांग्लादेशी राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो गए हैं, बल्कि आर्थिक रूप से भी मजबूत हो गए हैं। यमुना में खतरनाक प्रदूषण फैलाते बांग्लादेशी घुसपैठिए। यमुना के किनारे अवैध बांग्लादेशियों की सबसे ज्यादा बस्तियां हैं। इन अवैध बस्तियों में गैर कानूनी कट्टरखाने चल रहे हैं। इन कट्टरखानों के अवशिष्ट यमुना में बहा दिए जाते हैं। इससे यमुना में सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है। अवैध बस्तियों के किनारे आम हिंदुस्तानियों पर बढ़ते हमले। अवैध बस्तियों के किनारे आम हिंदुस्तानियों को निकलने में डर लगता है। ना तो यहाँ कोई कानून का राज है और ना ही दिल्ली की गलियों जैसी सफाई। इन बस्तियों के पास जो भी लोग रहते हैं, उन्हें रोड रेस की घटनाओं से दो चार होने के साथ ही जानलेवा हमलों का भी शिकार होना पड़ता है। दोबारा गौरव के पास चलते हैं। गौरव, आपके साथ और भी लोग जुड़े हैं। हम चाहते हैं कि उनकी बात ज्यादा जाए, क्योंकि वो पीड़ित थे, वो प्रताड़ित थे, उन्होंने वो सब भोगा है, देखा है, और उनकी बात लोगों तक जाना ज्यादा जरूरी है। निश्चित तौर पे आप कुछ कहना चाह रहे थे, खास करके बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर के। ऐसा है, बांग्लादेशी घुसपैठी तो नहीं है यहाँ पर, ज़्यादातर यहाँ मच्छी वाले हैं जो मुस्लिम हैं। ये तो गलत बोल रहे हैं। मच्छी वाले हैं। आप बताइए, आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरीके की जो स्थितियाँ हैं यहाँ पे, खास करके जहाँ हम खड़े हैं, इसे किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि अगर हम बात करें बांग्लादेशी घुसपैठियों की, सुबह मैंने यहाँ के एडीएम से सवाल भी किया था, उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया था। देखिए, बांग्लादेशी जो लोग रह रहे हैं यहाँ पर, वो हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ा गंध है, डर है हमारे लिए। जो ये वारदात हुई है ना, ये ज़रूरी नहीं इसके बाद रुक जाएगी, ये फिर होगी, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो एक बिल्कुल लचर है। पुलिस की कोई डर इन लोगों के ऊपर नहीं है। ये जब चाहे डकैती करते हैं, लोगों का गला काटते हैं, चेनें झपटते हैं और लोगों की हत्याएं करते हैं। ये फिर होंगी। क्या उस बस्ती तक पुलिस कभी जाती है, उनके बस्तियों तक, उनसे वहाँ सर्च ऑपरेशन करने के लिए अगर कुछ हो जाता है तो? देखिए, जाते जरूर है, लेकिन बाद में क्या होता है वो हमें भी नहीं पता है। अगर सख्त कार्रवाई हुई होती तो इस तरह की मैं नहीं समझता कि ये हुआ होती वारदात। बिल्कुल, आपसे जानना चाहूँगा, खास करके अगर ये जो बगल में झुग्गी बस्ती के लोग हैं, जिस तरीके से यहाँ पे आतंक फैला रखा है, मुझे अभी थोड़ी देर पहले कोई बता रहा था कि 1 महीने पहले एक एटीएम के गार्ड का सर फोड़ दिया गया था, और उसके बाद भी पुलिस वहाँ पे नहीं आती है, सूचना देने के बाद भी। इस तरीके का आतंक है यहाँ पे। जी, आतंक है, डर है लोगों में। रोज मासूम जिस हिसाब से मर रहे हैं, तो किस हिसाब से हो? एक के ऊपर अगर 15-15, 50-50 अगर झपटेंगे तो कौन किस तरह लड़ेगा? तो ये डर तो बहुत हो गया है यहाँ पे, और इसका अगर जल्द से जल्द नहीं तो रोज सपोर्ट कौन कर रहा है बांग्लादेशी घुसपैठियों को? देखिए ना, सपोर्ट पीछे से कौन कर रहा है? कोई ना कोई राजनीतिक वो हो सकते हैं, कुछ ना कुछ जिसका अपना वोट बैंक की राजनीति हो, या किसी का अपना कुछ ऐसा हो जिससे इन्हें फायदा हो, वो सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट कोई भी कौन कर रहा है? कभी आप लोगों ने इसे लेकर के यहाँ के स्थानीय पुलिस प्रशासन तक शिकायत पहुंचाई? क्योंकि आज आपके पूरे विकासपुरी में जगह जगह पीसीआर की गाड़ियां हैं, और अभी भी तमाम पुलिस वाले यहाँ जमा हैं। ऐसे रोज रहते हैं ये लोग या फिर गायब रहते हैं? नहीं जी, पुलिस वाले डेली यहाँ पे नहीं रहते हैं, क्योंकि जब पीसीआर जो आपको यहाँ पे इस वक्त प्रेजेंट दिखाई दे रही है, वो रोज के बाद नहीं रहती है। हाँ ठीक है, कभी बुलाने पे आती है, कभी नहीं आती। जैसे अभी आपने बताया कि गार्ड की बात हुई, अभी पीछे 2 दिन पहले ही हमारे यहाँ पे इस जहाँ पे झुग्गी वाले हैं, तो वहाँ पे 2 मंदिर हैं। आप यकीन माने तो दोनों मंदिरों में पीछे 15 दिन पहले ना आप दिवाली बना सकते हैं, ना होली बना सकते हैं। वहाँ क्लियर कट वो लोग बनाने ही नहीं देते हैं। आप जाकर के वहाँ जाकर के आप उससे बात करें। हाँ जी। अब देखिए, दूसरी चीज़, अभी 2 दिन पहले की बात है, वहाँ पे मंदिर के बाहर हमारी माँ बहनें खड़ी थी, पूरे 15-20 लोगों का गैंग आया वहाँ पे, पूरा उनके साथ जो उनके साथ बदतमीजी वो कर सकते थे वो किया। पुलिस प्रशासन को नहीं पता था। यहाँ पे जितने भी अनलीगल काम होते हैं सब यहीं पे है। आपको अफीम चाहिए, गांजा चाहिए, सीधा इस पे अंदर जाइए। आपको यहाँ पे जितने हथियार चाहिए आपको अंदर मिलेंगे। अब क्या है? बिल्कुल, आपसे जानना चाहूँगा, आप कुछ बता रहे थे। दोस्त, मेरा कहना ये है कि यहाँ पे जितने भी मुसलमान भाई हैं
वो जो इंडियन है उसमें से आधा हिंदू है, आधा जो है मोहम्मडन है, वो भी अच्छे से जी रहे हैं। लेकिन जो बाहर से आके बसे हैं, जो पाकिस्तानी है, कुछ बांग्लादेशी हैं, जो मच्छी बेचते हैं मार्केट में, वो आधा से ज़्यादा 60% आपको बांग्लादेशी मिलेगा। क्योंकि मैं एक रोडीज बंदा हूँ, मैं रोड पे घूमता रहता हूँ, सड़क छाप हूँ, और मेरा काम ये एडवर्टाइज हूँ, तो हर जगह इन लोग उद्यम मचाता है। ये भी एक बांग्लादेशी होगा, ये भी एक बांग्लादेशी होगा जो कि आपके आगे से बाइक ऐसे निकाल के जाते हैं, जो अपनी मौत की तो डर उनको पता नहीं है कि नहीं है, दूसरे की मौत की परवाह नहीं करते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ काफी सारे लोग हैं। आप लोग थोड़ा सा और आगे आ जाइए, आप लोगों से भी प्रतिक्रिया लेता हूँ मैं। जिस तरीके से यहाँ पे माहौल है, आइए आगे आ जाइए। जिस तरीके से माहौल है, खास करके अगर हम देखें, यहाँ पे एक डॉक्टर की खुलेआम पीट करके हत्या कर दी जाती है और कोई पुलिस प्रशासन तुरंत नहीं पहुँचता मौके पे। इसे किस तरीके से देखा जाए, आप बताइए। भाई साहब, जिस प्रकार से ये कानून व्यवस्था का डर इन लोगों में बिल्कुल खत्म हो लग रहा है अभी आप भी डरे हुए हैं यहाँ। भाई साहब, ये डर तो सब में अपने आप ही रहेगा, किसी में दिखाई देगा, किसी में किसी तरह से दिखाई देगा, लेकिन ये डर सब लोगों में है कि हो सकता है शायद कल उनकी बारी आ जाए। तो इस वजह से शायद कोई खुल के यहाँ से नहीं बोलता। बिल्कुल जी, ये डर तो बिल्कुल रहेगा कि कल को अगला निशाना वही ना हो। तो ये डर सब हर एक व्यक्ति में यहाँ पर आपको दिखेगा। आप जिससे भी बात करेंगे, जिसकी भी प्रतिक्रिया लेंगे, वो डर आपको उस व्यक्ति में, उसके विचारों में, उसकी बात का हर नागरिक डरा क्यों है? ये बता रहा है कि हम खुल के किसी से बात नहीं कर सकते या डरते हैं। ये क्यों डर? अभी जैसे हम जिक्र कर रहे थे हर रोज पुलिस वालों का, आपके सामने अगर हर रोज ये पुलिस वाले होते तो ये घटना होती? बिल्कुल भी ना होती। अगर हम पुलिस वालों को फ़ोन भी करें तो आप हिसाब लगाएं, पीसीआर हर जगह खड़ी होती है। उत्तम नगर से आने में कितना टाइम लगता है, यहाँ डिस्ट्रिक्ट सेंटर से आने में कितना टाइम लगता है? आपके सामने सारे तथ्य हैं। सबसे अच्छा है कि कोई नहीं आता आगे उस समय। सब एक दूसरे डरते हैं कि सब, या तो आपको ही पता है अंदर क्या गोरखधंधा चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, सबको पता है, लेकिन सब चुप हैं क्योंकि सबको अपना डर है। ये एक घटना जो हुई है, एक बहुत शर्मनाक हादसा है हम सबके लिए। ये बिल्कुल एक बड़ा शर्मनाक हादसा है। इधर भी कुछ लोग मौजूद हैं। आपसे जानना चाहूँगा मैं, जिस तरीके की ये पूरी घटना हुई है, खास करके अगर ये देखा जाए, खास करके पुलिस प्रशासन मौजूद नहीं रहता है। आज ये कहा जा रहा है सारे लोग यहाँ पे हैं और डॉक्टर साहब के घर के सामने भी लोग खड़े हैं। क्या डेली इस तरीके की व्यवस्था होती है बांग्लादेशी घुसपैठियों को रोकने के लिए? सर, ये पूरा दिखावा है, ठीक है। पुलिस लाइन पीछे रहती है, टाइम भी नहीं लगता उन्हें आने के लिए, मगर एक कॉल करने के बाद वो वेट करते रहते हैं कि हम आएंगे। नहीं, 15 मिनट वही है, जब कांड हो चुका है जब आने की सोचते हैं। क्या प्रशासन की लापरवाही है ये जो लगातार जो घुसपैठ बढ़ रहा है? ये सारे के सारे प्रशासन की लापरवाही है, और ये सारे के सारे मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, और ये यहाँ के नहीं हैं, ये बांग्लादेश के हैं। ये बांग्लादेश के लोग हैं। मैं यहीं पीछे रहता हूँ, ये ब्लॉक में ही। चेन स्नैचिंग की घटनाएं होती रहती थी, लूटपाट की घटनाएं होती रहती थी, मारपीट की घटनाएं होती, लेकिन अब ये इस कदर तक हो गए हैं कि घर से निकाल के डॉक्टर जैसे लोगों को, जो डॉक्टर को हम भगवान का रूप कहते हैं, वो बचाता है, ये घर से निकाल कर उनको मारते हैं। दूसरा, ये लोग उस जगह से है, वहाँ पर हर प्रकार का गलत कार्य होता है। वैश्यावृत्ति वहाँ पर कराते हैं ये लोग, वहाँ पर जुए के अड्डे चलाते हैं, वहाँ पर गैर कानूनी तरीके से बिजली चोरी करके नशे के सारे सामान बिकवाते हैं। ये बैटरी वाले रिक्शे दिन भर बैटरी चलाते हैं और गैर कानूनी बिजली चोरी करके और उनसे 200, 400, 500 रुपये लेकर 100-200 बिजली के बैटरी ये चार्ज करवाते हैं। और इसके अंदर यहाँ की जो स्थानीय पुलिस है वो पूरी तरह मिली हुई है। लगता है ऐसा कि इनका कुछ ना कुछ तो हम आपके पास दोबारा आएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद बिंदास जारी। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए बांग्लादेशी घुसपैठियों का दिल्ली में चल रहा नंगा नाच। इसके खिलाफ कोई नहीं बोल रहा है और मीडिया तो इसको बस एक सामान्य रोड रेज की घटना, मतलब सड़क पर हुए दो गाड़ियों के ओवरटेक या एक दूसरे को लगने के बाद दो मालिकों के बीच होने वाले सामान्य विवाद के तौर पर दिखा रही है। घर में किसी के घुसकर मारा जाता है और उसको इस देश का मीडिया सामान्य घटना बताता है, क्योंकि मरने वाला वहां पर नारंग है, नदीम नहीं है। आखिर ये कब तक चलेगा? इस देश के मीडिया का यह अप्रोच
आखिर कब बदलेगा, और अगर नहीं बदलेगा तो आप उनको बदलने के लिए क्या कर रहे हैं, ये आपने आपको ये सारे दर्शक पूछे। मयंक जी, क्या इस देश का मीडिया आखिर इस देश के साथ कितना और अत्याचार करेगा? देखिए, ये मीडिया जो लोग बैठे हैं वहाँ पर, ये वही लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के फॉर्मेशन की तैयारी की थी, आइडियोलॉजिकल, जो कम्युनिस्ट पार्टी, ये मतलब अब्बास अहमद ने लिखा था कि द सीपीआई हैज किल्ड इंडिया एंड फॉर्म्ड पाकिस्तान। तो जो लोग, जो यहाँ के एलिटिस्ट लोग हैं इस देश के, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के फॉर्मेशन में, और पाकिस्तान के फॉर्मेशन के बाद वो इंडिया में रहकर फिर से एक नया पाकिस्तान बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और जो भी हिंदू के फेवर में रिपोर्टिंग है उसको नहीं दिखा के, अगर हिंदू के फेवर में कोई बात है तो उसको बोलेंगे ये कम्युनल बात है, और मुस्लिम के जो गलत बात है उसको भी वो प्रसारित करते हैं सेक्युलरिज्म के नाम पर। तो ये कंटिन्यूअसली चल रहा है, और बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद इन्होंने इस चीज़ को और तेज कर दिया है। वो लोग इस मुहिम को उन्होंने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया है, हिंदू सोसाइटी को डिवाइड करने का पूरा प्रोग्राम है। तो मीडिया के अंदर बहुत बड़े सेक्शन के अंदर ऐसी ताकतें बैठी हैं जो इस देश को ब्रेकिंग इंडिया की तरफ ले जाना चाहती हैं। ये ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस हैं। बिल्कुल, ये तो है ही। आज यूरोप में बस कुछ हजार लोग घुसे हैं, कुछ हजार, तो उसके लिए पूरे दुनिया भर का मीडिया उसको लेकर खबरें बना रहा है, चिंता व्यक्त कर रहा है। न जाने कितने वहां पर सरकारों की बैठकें हो रही है, उपाय योजना की जा रही है। यहां पर तो पिछले कई सालों से 8 करोड़, अब कल्पना करके देखिए कि 8 करोड़ क्या होता है। दिल्ली जैसे 4 महानगरों की आबादी इस हिंदुस्तान में घुसी है, और उसके बावजूद कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं है। आज चर्चा निकली भी है तो ये डॉक्टर नारंग की हत्या के बहाने निकली है। हमारे साथ विकासपुरी से, जहां पर ये घटना घटी है जे कॉलोनी में, वहां से लोग जुड़े हैं, उनके पास दोबारा चलते। गौरव, वहां के लोगों की व्यथा सुनने के लिए बहुत से लोग ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर हम तक मैसेज पहुंचा रहे कि हम सुनना चाहते हैं कि आखिर होता क्या है। और यह जो हो रहा है, मैं दावा करता हूं हिंदुस्तान के बहुत से क्षेत्रों में हो रहा है, वो भी अपनी बात को कॉल करके जरूर बताएं। गौरव जी, निश्चित तौर पे आप कुछ बता रहे थे कि काफ़ी लोग ऐसे डरे हुए हैं कि वो जाकर के गवाही तक नहीं करते, यहाँ तक कि कांस्टेबल घर पे समझाने आते हैं। देखिए, बात ऐसी है, अभी डॉक्टर पंकज जी का जो हत्याकांड हुआ है उसमें कई सूत्र इतना तक बताते हैं कि इन लोगों को अभी से थ्रेट कॉल्स आनी शुरू हो गई हैं। इनके ऊपर इतना दबाव है, क्यों ये लोग किसी को अंदर नहीं घुसने दे रहे, क्यों ये किसी लोग से बात नहीं करना चाहते, क्यों? इनको खुद डर है, उनका छोटा बच्चा है, आगे वो क्या करेंगे फ्यूचर में, इनको तो यहीं रहना है। लोग इतनी दहशत में है कि यहाँ से शिफ्ट होना शुरू हो गए हैं। ऊपर से हमारे मुख्यमंत्री जी ऐसे सोए हुए हैं जैसे उनको कोई ज़रूरत ही नहीं है। उनको रोहित वेमुला दिखता है, जेएनयू दिखता है, अखलाक दिखता है। अरे आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हो या हैदराबाद के, या आप नोएडा से चुन के आए हो, या आप जेएनयू की यूनियन को संभालते हो, आप दिल्ली को तो संभालो। दिल्ली की आपको कुछ सुरक्षा की गारंटी नहीं है। लोग मर रहे हैं, मरने दो। कोई और दूसरा अगर मरता है तो इनको दलित, गरीब तबका, दबे हुए लोग, अल्पसंख्यक सब नज़र आ जाता है। अब कोई सुरक्षा नहीं, कोई समाधान नहीं। इनके 2 मंत्री आते हैं, खाना पूर्ति करते हैं, आते हैं 5 मिनट में शोक सभा से होकर निकल जाते हैं। किसी ने आश्वासन दिया कि आपको अगर कोई धमकी भरी कॉल आए तो आप किसी के प्रति जिम्मेदार हो? नहीं है, कोई मतलब नहीं किसी से, कोई इनकी जिम्मेदारी नहीं है, बस सोए हुए हैं। ये भी कोई गरीब तबके का या इनका एक खास समुदाय है जो इनको बड़ा प्रिय है, वो मर जाए, अभी आ जाएंगे रोड पे उठ के। अखलाक कांड में गए, रोहित वेमुला के घर गए, जेएनयू हमेशा एक्टिव रहते हैं। क्यों जी? यहाँ कोई मरा नहीं है? यहाँ ये रोड रेज नहीं था जी? ये कहते हैं कि रोड रेज, हमारा बुद्धिजीवी वर्ग कहता है रोड रेज था जी, एक्सीडेंट था। इसे धर्म से जोड़ के मत देखो, धर्म की तो बात ही बहुत दूर की है। एक डॉक्टर मरा है जिसने हिंदुओं का भी इलाज किया होगा, क्रिश्चियनों का भी, सिखों का भी और मुसलमानों का भी। तो क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि घर आके कम से कम सांत्वना दे दें? उनके विधायक यहाँ से भी जीते हैं, कोई हैदराबाद से नहीं जीते। तो इस मुद्दे पे मेरा यही कहना है, जो ये बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, इनका डर है, आतंक का साया है। अभी आपको थोड़े दिन पहले की बात बताता हूँ, ये झुग्गियाँ खाली होनी थी, कुछ समय हो गया इस बात पर, झुग्गियाँ खाली होनी थी, रातों रात उस ग्राउंड में एक मजार बना दी गई। अब वो मजार बनी हुई है, अब ये धार्मिक मामला हो गया। अगर उसे हटाएं तो धार्मिक उन्माद होता है, नहीं हटाते तो हिंदू चुप बैठा ही बैठा है। और हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, बात है लोगों की सुरक्षा की गारंटी की। जो इनको धमकी भरे अभी से फ़ोन कॉल्स आने शुरू हो गए हैं, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? यहाँ का पुलिस महकमा, माननीय मुख्यमंत्री जी, या दूसरा हमारा प्रशासन। अब इन तीनों में से जिम्मेदारी कौन तय करेगा वो किसी को नहीं पता। लोग यहाँ काफ़ी ज़्यादा यहाँ परेशानियाँ। आपसे जानना चाहूँगा, बस्तियों में कुछ मकान लोग थे वो खाली करके जा रहे थे, और पुलिस वाले खुद आके कहते हैं कि ऐसा कि आप लोग क्यों यहाँ रहते हैं। ये बातें वाकई सत्य हैं क्या?
सबसे पहले तो मैं सुदर्शन न्यूज़ का धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि अभी तक किसी न्यूज़ चैनल पे हिंदुत्व के ऊपर या सुरक्षा के ऊपर किसी प्रकार का कोई, या बांग्लादेशी घुसपैठ के ऊपर या पाकिस्तानी घुसपैठ के ऊपर कोई भी दिखाया नहीं जाता। ऐसा माहौल नहीं दिखाया गया, बिल्कुल भी ऐसा जो है मंच नहीं दिखाया गया। सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। और जितने मेरे भाई लोग यहाँ पे आए हुए हैं हिंदुत्व को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। और एक बार उनसे कहना चाहूँगा, हिंदुत्व की रक्षा के लिए एक बार जय घोष लगाएंगे, हिंदुस्तान की, गौ माता की, भारत माता की। मयंक जी, एक बात जो कॉलर ने यहाँ पर कही कि लोग यहाँ से घर छोड़कर जा रहे हैं, इसका मतलब अब यहाँ से पलायन शुरू हो चुका है। इसको यूरोप में कहते हैं आउस्टिंग इफेक्ट। जब आतंक बढ़ जाता है तो उसके बाद बाहर भागने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो ये जो प्रक्रिया है इनकी, ये मैंने नोटिस की थी कालूपुर विधानसभा क्षेत्र अहमदाबाद में, जब 1985 में डबगढ़वाड़ एक एरिया था, उसमें जिंदा दलितों को जला दिया था वहां के मुस्लिम्स ने। तो उसके बाद वहां से पलायन शुरू होता है। वहां पर जो गलियां होती हैं उसको पोल कहते हैं, उसके बाहर मर्डर करते थे। एक आदमी का मर्डर होता था और पूरी की पूरी पोल खाली हो जाती है। तो ऐसा कालूपुर विधानसभा क्षेत्र में अहमदाबाद में 80s में हुआ करता था और पूरा डेमोग्राफिक शिफ्ट हो गया वहां पर से सारे हिंदू तकरीबन उन्होंने पलायन हो गए और सिर्फ 10% आज हिंदू वहां पर होंगे और 90% मुस्लिम्स हो गए हैं। तो ये एक तरीका होता है एरिया को कैप्चर करने का। ये इसको आम भाषा में मिनी पाकिस्तान कहते हैं इंडिया में, इस तरह के इलाकों को। और वहां पर हिंदुओं का रहना इतना मुश्किल कर दिया जाता है, उनके लिए गाड़ी पार करने से लेकर कोई भी गतिविधि करना, कोई व्यापार करना, उनके औरतों बच्चों के लिए मुश्किल पैदा करना, ये सब शुरू हो जाता है इन इलाकों में। तो वहां से फिर पलायन शुरू होता है। इसका मतलब कश्मीर से ही केवल नहीं भगाया गया, इसका मतलब पाकिस्तान और बांग्लादेश से ही नहीं भगाया गया, बल्कि दिल्ली से भी भगाया जा रहा है। इस देश के राजधानी में अगर हिंदुस्तानी सुरक्षित नहीं है तो कहां सुरक्षित होगा? सुदूर जहां तक कैमरे नहीं पहुंचते, पत्रकार नहीं पहुंचते, जहां पर की बातें बाहर तक नहीं जाती, वहां के जनता के क्या हाल होंगे आप समझ सकते हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों के इस आतंक को हमको रोकना होगा, लेकिन ये रोकने का जिसका काम है, इस दिल्ली के दर्द को जिसके जबान से पहले आना चाहिए, वो मुख्यमंत्री जब कुछ नहीं करता है तो वहां की जनता क्या कहती है, ये सुन लीजिए। कुछ बाइट दिखाते हैं। कोई नहीं, एक एमएलए पहुंचे, हम आए हैं, हम कर रहे हैं, इसके अलावा उनके पास और कोई जवाब नहीं है। ये उन्हीं का हाथ है, मरवाने में आप आदमी का ही हाथ है, आम आदमी पार्टी के लोगों का हाथ है। उन्हीं की देखरेख में ये जितनी भी झुग्गियां ये जितनी भी रेडियां चल रही हैं, जितने भी आम ये ऐसे लोग हैं जो क्रिमिनल लोग हैं, वो सारे के सारे उन्हीं लोगों के पास हाजिरियां भरते हैं। यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनका ये कहना है कि जहाँ से वो लोग आए थे झुग्गी झोपड़ियों से, वहाँ पर भी उन लोगों ने जबरन कब्जा किया हुआ है। बांग्लादेशी शरणार्थी वहाँ पर रहते हैं। दिल्ली सरकार क्यों नहीं एक्शन ले रही है? नहीं, ये दिल्ली सरकार तो सिर्फ वोट लेना चाहती है जी। उन लोगों का समर्थन है कि आप जो मर्जी करिए, हमारे पास आइए, हम तुम्हें बचाएंगे भी, हम तुम्हारे आईडी कार्ड भी बनवाएंगे, वोटर लिस्ट भी बनवाएंगे। सब बनवाया है, राशन कार्ड भी है, सभी बने हुए हैं इनके पास। आप खुद देखो, बच्चा फादर अपने बच्चे के साथ क्रिकेट खेल रहा है, गुस्सा बांग्लादेश का उतार ऐसे रहे हैं, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। अभी तक आए क्यों नहीं केजरीवाल जी? वैसे वो दादरी पहुंच गए, उनके लिए यहाँ पे कोई नहीं है। गलत बात है, बहुत गलत बात है। दादरी पहुंच के यहाँ पर नहीं आए अभी तक। वोट बैंक नहीं है सर, सीधी सी बात है, वोट बैंक नहीं है। अभी यहाँ पर ना कोई विशेष धर्म का बंदा मरा होता ना, अभी केजरीवाल जी, राहुल गांधी जी यहाँ पे खड़े होते। तो इतनी शर्मसार हूँ इस घटना से देख के, कैसे एक 40 साल का डॉक्टर व्यक्ति, और जिसने सिर्फ इतना सा कहा कि ये मोटरसाइकिल के अंदर स्पीड कम कर लो, इसके लिए प्लांट वे के अंदर 20-25 लोग आते हैं, उसे हॉकियों से पीटते हैं, जिसमें महिलाएं भी हैं, मालिक बच्चे भी हैं, और यहाँ पर कोई नहीं बोलता। और दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार के राज में क्या हो रहा है। और ये एक घटना नहीं है, मैं आपको बता दूं, ऐसी घटना रोहिणी के अंदर, हमारे सेक्टर 9 के अंदर भी हुई है। शालीमार बाग में मुझे पता चला है कि मेरी एक फ्रेंड के हस्बैंड ने केवल इतना सा कहा कि जरा अपनी आप रिक्शाएं जरा उधर कर लो, इस पर उसके साथ इतना अभद्र व्यवहार हुआ। इस प्रकार की घटनाएं इस दिल्ली सरकार के राज में बढ़ती जा रही है।
लोगों ने सोच लिया कि हम जो है छीन लेंगे सारी चीज़ें। अगर वो देख लेते हैं कोई अच्छे घर में रह रहा है, अच्छी तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, तो 4 लोग उसको घेरने के लिए, मारने के लिए आ जाते हैं। क्या मानवता बिल्कुल ही नंगी हो गई है? जब हमको पता चल गया, फुटेज इसके अंदर आ गई है, क्यों 5-7 लोगों का नाम इसके अंदर लिखा गया? जितने भी उस फुटेज के अंदर थे, जिन्होंने भी हॉकी ले रखी है, जिन्होंने भी मारने का प्लान करके जो सब आए हैं, उन सबको मैं कहती हूँ कभी बाहर नहीं निकलना चाहिए। ये क्या संदेश हम लोग ये दे रहे हैं? दिल्ली सरकार को सोचना चाहिए किस प्रकार से वो एक क्लास वॉर करवा रही है, कैसे लोगों को आंदोलित कर रही है, ऐसे जो है क्राइम अपने हाथ के अंदर ले ले। इसलिए हम सब लोग यहाँ पर आए हैं। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल कहाँ नींद के अंदर सो गए हैं? अरे किसी का भी कुछ हो जाता है, उस कन्हैया कुमार के पास पहुंच गए, उस अराजकतावादी, उस देशद्रोही के साथ खड़े हो गए जाकर। उनको शर्म नहीं आई। और यहाँ पर एक डॉक्टर जिसने अपना इतना समय अपनी विद्या के अंदर लगाया है और उसके दिल्ली के अंदर समाज के लिए लगाया, उसकी छोटी सी 33 वर्ष की पत्नी है, छोटा सा उसका बालक है, उसके सामने ही घटना हुई है, अभी तक आए नहीं है, अभी तक चेते नहीं है। मुझे लग रहा है वो वहाँ पे जाकर झुग्गी झोपड़ी में खड़े होंगे और कहेंगे हम तुम्हारे साथ हैं, आम आदमी हम तुम्हारे साथ हैं। मैं पूछना चाहती हूँ ना, इस दिल्ली सरकार को ये काम करने देंगे या नहीं काम करने देंगे? दिल्ली का कांस्टेबल पिटता है, इनको खुशी होती है, रिक्शा वाले उसको पीटते हैं, ये उसके अंदर जो है अपना कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। कन्हैया कुमार जैसा व्यक्ति देश को गाली देता है, देश को कहता है भारत तेरे टुकड़े होंगे, और ये कहते हैं कि हमारे बस्सी जी खराब हैं, तो दिल्ली पुलिस को ये दिल्ली पुलिस रहने का दे रहे हैं? ये तो सारे गुंडे मवालियों के साथ हो रहे हैं। मयंक जी, आप देख रहे हैं कितना जबरदस्त गुस्सा है लोगों के बीच में, लेकिन बार बार कहीं इसका राजनीतिक रिफ्लेक्टिव इम्पैक्ट तो नहीं होगा कि आम आदमी को लगेगा, पार्टी को, कि ये सब कुछ जिन झुग्गी झोपड़ी वाले अगर देख रहे होंगे, मैं उनको बार बार अपने वहाँ के रिपोर्टर को भी मैसेज दे रहा हूँ कि झुग्गी झोपड़ी वाला मत कहिए, क्योंकि इस देश के झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला जो वास्तविक हिंदुस्तानी गरीब आदमी है वो क्रिमिनल नहीं है। अगर वो क्रिमिनल होता तो वहाँ नहीं रहता, क्राइम करके कहीं और जा सकता था। यह बात घरों में, पक्के मकानों में और झुग्गी झोपड़ी वाले के बीच का विवाद नहीं है। यह इस देश के मालिक और बाहर से घुसपैठे आए बांग्लादेशी घुसपैठियों का है। और इसलिए लोगों ने प्रतिक्रिया देते समय भी और चैनल ने रिपोर्टिंग करते समय भी इस बात का ध्यान रखना जरूरी है। कई कॉलर हमारे साथ है, आज रिकॉर्ड ब्रेक कॉल आए हैं, उनमें से कुछ कॉलर को अपनी बात कहने का मौका देते हैं। जय हिंद। मैं आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो आपने ये न्यूज बनाई। लेकिन इस दुनिया में जितने भी चैनल हैं वो हमेशा एक किसी भी सेक्टर के ऊपर न्यूज बनाते हैं, बाकी कोई किसी के ऊपर न्यूज नहीं बनाता। आप इतने महान इंसान हैं जिसकी कोई हद नहीं। बाकी यहाँ आज से नहीं, यहाँ तो बहुत पहले से हो रखा है। ये आज से नहीं हो रहा है, ये बहुत पहले से हो रहा है। ये अब से नहीं, बहुत सालों से हो रखा है। दुनिया अपनी राजनीति के चक्करों में इन कुत्ते को, इन हरामजादों को वोट के चक्कर में, अपनी राजनीति के चक्कर में इनको अपने यहाँ पालती है। जैसे एक जानवर पालते हैं ऐसे इनको पालती है। ये यहाँ से नहीं, मैं गुड़गांव से बोल रहा हूँ, ये हमारे यहाँ से उठाए जाते हैं बांग्लादेशी और दिल्ली में जाके बसाए जाते हैं। ये मैं बोल रहा हूँ, जयप्रकाश गौड़ जीतू। इनका इतना बुरा हाल है राजनीति का जिसका कोई हद नहीं। लेकिन आप जैसे एंकर ने, आप जैसे न्यूज वाले नहीं होते तो इस हिंदू का कोई भी मालिक नहीं है जी। मैं ये बोलना चाहता हूँ आपसे। चलिए, धन्यवाद। अगर आपके पास आसपास भी ऐसी घटनाएं हो रही है तो आप हमको फोन करके बताइए, हमारे सोशल मीडिया पर बताइए। आज जो हैशटैग हमने चलाया, जो ट्रेंड चला है इनलीगल बांग्लादेशी मुस्लिम का, वो आज 1 नंबर पर ट्रेंड करा है। हम दर्शकों को कहेंगे जो सोशल मीडिया पर जुड़े हैं, इस ट्रेंड को और आगे बढ़ाए, जस्टिस फॉर डॉक्टर नारंग को भी आगे बढ़ाए, और आपका पसंदीदा ये कार्यक्रम बिंदास बोल के ट्रेंड को भी आप हैशटैग करें। हमारे साथ और भी कई कॉलर जुड़े, उनके पास भी चलेंगे, लेकिन उसके पहले जरा परिणामों पर चर्चा करते हैं कि दिखाते हैं कि क्या परिणाम होंगे। गढ़ बन जाएगी। दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ होने वाली हर घटना देश और दुनिया में सुर्खियां बनती हैं। लेकिन दिल्ली की सरकार अपराधियों का समर्थन करके दिल्ली की छवि को धूमिल कर रही है। ऐसे में दिल्ली में अपराध तो बढ़ेंगे ही। अवैध बस्तियों के किनारे रहने वाले लोग पलायन करने लगेंगे। अवैध बस्तियों के किनारे जो लोग रह रहे हैं वो अवैध बांग्लादेशियों के अपराधों से परेशान हैं। ऐसे में उनके सामने एक ही रास्ता बचता है, अवैध झुग्गी झोपड़ियों के पास से पलायन। दिल्ली में दिल्ली के निवासी आधुनिक सुविधाओं से वंचित रह जाएंगे। अवैध बस्तियों के किनारे रहने वाले लोगों को बैंक लोन नहीं दे रहा है। कोई भी ऑनलाइन डिलीवरी इन मोहल्लों में नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ लोग जाने से डरते हैं। ना तो इनकी सुरक्षा की कोई गारंटी है और ना ही पैसे की वापसी की उम्मीद।
दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों की संख्या लगातार बढ़ती रहेगी। दिल्ली में 10 लाख से ज्यादा बांग्लादेशी रहते हैं। ये लोग अपने जानने वालों और पड़ोसियों को आसानी से दिल्ली में बुला लेते हैं। सरकारें वोट की लालच में इन्हें आने दे रही हैं। ऐसे में दिल्ली को कई खतरे पैदा हो रहे हैं। दिल्ली के संसाधनों पर अवैध बांग्लादेशियों का कब्जा हो जाएगा। आसपास के राज्यों से जो भी लोग मजदूरी के लिए दिल्ली आते हैं, उनके रोजगार पर भी अवैध घुसपैठियों का कब्जा हो रहा है। ऐसे में लोग बेरोजगार होकर अपने घरों को लौट रहे हैं। मयंक जी और दर्शकों को मैं बता दूं कि इस कार्यक्रम के साथ साथ अभी सुदर्शन के ट्विटर पर एक संदीप सहानी नाम के व्यक्ति ने ट्वीट करके ये कहा है कि मेरी 2 महीने पहले सगाई हुई थी। मेरी पत्नी मुझे अब ये कह रही इस घटना के बाद कि अगर इस एरिया में रहोगे तो मैं तुमसे शादी नहीं करोगी। मेरे से शादी करनी है तो ये एरिया छोड़ के घर दूसरी जगह पर लो। लाइव में इस वक्त ये ट्वीट हुआ है सुदर्शन पर। मयंक जी। हाँ देखिए, अभी जो सिचुएशन है कि हिंदू का कोई माँ बाप नहीं है, ये ऐसी सिचुएशन इस हिंदुस्तान में हिंदू की हो चुकी है, क्योंकि हिंदू ही नहीं बचा है। उसके अंदर जो उसके पुराने जो तत्व हैं वो गायब हो गए हैं। तो इस वजह से आज उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं लोग। और रहा सवाल केजरीवाल का जो जिक्र आ रहा था बार बार, तो केजरीवाल ने तो ओपनली बांग्लादेशी घुसपैठियों को सपोर्ट किया है। उसकी जो आइडियोलॉजी है वो उसको सपोर्ट करती है। और केजरीवाल का जो वोट बैंक है वो पूरा बांग्लादेशी घुसपैठियों का ही है। तो वो क्यों इनकी नारंग की मदद करने आएगा? वो कभी नहीं आएगा। तो इन लोगों ने तो प्रोटेस्ट किया था कि क्यों बांग्लादेशी के खिलाफ क्यों बोलते हैं ये कुछ लोग। ऐसा बोला था संजय सिंह ने इलेक्शन से पहले, लोकसभा इलेक्शन से पहले उसका प्रोटेस्ट किया था। वीडियो पे यूट्यूब पे वीडियो है संजय सिंह का कि बांग्लादेशियों के खिलाफ क्यों बोला जाता है, ऐसा ऑब्जेक्शन करते हैं। तो ये लोग तो ओपनली उपाय क्या हो सकते हैं उस पर नजर डालते हैं। आपके सामने उपाय। बांग्लादेशियों की बस्तियों को हटाया जाए। जो बस्तियां दिल्ली में अवैध रूप से बसी हैं उन्हें हटाया जाए, क्योंकि इन बस्तियों के जरिए दिल्ली के आसपास के इलाकों के लोगों को खतरा पैदा हो गया है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के अपराध पर नजर रखी जाए। अवैध बांग्लादेशियों के साधारण दिखने वाले अपराधों के पीछे बड़ी साजिश हो सकती है, क्योंकि ये अपराधी पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आतंकी इन अपराधियों को आसानी से आतंक के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यूरोप में जितने भी आतंकी सामने आ रहे हैं उनका कहीं ना कहीं अपराध से जुड़ाव रहा है। अवैध बांग्लादेशियों की पहचान करके वापस भेजा जाए। वैसे तो भारत में करोड़ों बांग्लादेशी रहते हैं। सरकारें इन्हें राजनीतिक समर्थन देती हैं, लेकिन दिल्ली में ये काफी खतरनाक हैं, क्योंकि इनके कारण दिल्ली की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। दिल्ली वासी अवैध बांग्लादेशियों का पर्दाफाश करें। दिल्ली वासियों को आगे आना होगा। अवैध बांग्लादेशियों की पहचान करनी होगी। ये अवैध बांग्लादेशी आने वाले समय में कई तरह के खतरे पैदा करने वाले हैं। दिल्ली को भी पेरिस जैसे हमलों की मार झेलनी पड़ सकती है। अगर हम अभी भी जागरूक नहीं हुए तो हमारे लिए ये सबसे बड़ा खतरा होगा। दिल्ली के सामाजिक संगठन आगे आए। दिल्ली के सामाजिक और राष्ट्रवादी संगठनों को दिल्ली वासियों को जगाना होगा। आने वाले खतरे के बारे में बताना होगा। कैसे बांग्लादेशियों की पहचान की जा सकती है, कैसे बांग्लादेशियों के अपराध से निपटा जा सकता है। गौरव के पास चलते हैं। कई घंटों से लोग हमारे साथ वहां पर बने रहे हैं। दिन भर हमारे रिपोर्टर वहां कल भी थे, आज भी थे, और उनकी प्रतिक्रिया हम लेना चाहेंगे। गौरव, लोगों की कुछ प्रतिक्रिया कार्यक्रम के आखिर में क्या बताएंगे? निश्चित तौर पर मैं बातचीत करता हूं। आपसे जानना चाहूंगा, आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि आपने कई बार यहां मकान खाली किया और परेशानी काफ़ी आपको रही इन घुसपैठियों से। इसलिए क्योंकि बार बार झगड़ा होता है तो बार बार झुग्गी खाली करनी पड़ती है हमें इस चक्कर में। तो रोज़ ही होता है। जैसे कल भी बात चल रही थी, कल भी हमने खाली करी इसी चक्कर में, यहाँ आ गए। अब रोज़ की दिक्कत है क्योंकि हमारा काम भी यही है सारा कुछ, तो इसलिए आपसे जानना चाहूँगा, आपको क्योंकि बता रही थी घुस के घर में मारने का प्रयास किया गया, मारा पीटा, काफ़ी दबाया गया। ये घर आपने खाली कर दिया या वहीं पे अभी आपने मकान अपना रखा हुआ? नहीं, मैं तो अपना महावीर नगर चला गया था, किराए में रहती थी, वहीं चला गया था। ये कम से कम 20 साल का बात बता रही हूँ, मगर सबके पास गया। उसी टाइम में मैं राजनीति में आई हूँ। 6 जुग्गी हमारा था, इसके पापा थे संजय का, और हम लोग थे। खाली कर दिया था। कार्यक्रम में समय की कमी है। गौरव, मैं बताना चाहूंगा आपको, वहां पर सब लोगों को घोषित कर दीजिए। और इस वक्त मैं चैनल से घोषित करता हूं कि कल हमारा जो संडे रहेगा वो हम पूरा दिन
देश भर में और खास करके दिल्ली में जो बेकायदेशीर गैर कानूनी तरीके से, इलीगल तरीके से जो बांग्लादेशी घुसपैठी है, उनके खिलाफ ही कैंपेन चलाएंगे। अन्य खबरें हम केवल आपको शॉर्ट में और हेडलाइंस में बताएंगे। पूरा दिन हम कहेंगे बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ। ये रविवार का विशेष प्रसारण होगा और फिर शाम को हम आपके सामने फिर एक बिंदास बोल लेकर आएंगे इस पूरे प्रतिक्रियाओं के साथ। वहां पर भी दर्शकों को बताया जाए। मयंक जी के पास चलते हैं। मयंक जी, कार्यक्रम में ये लोगों का गुस्सा जिस प्रकार से पहुंच रहा है, लोग जो बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है, और उसको मैंने आपके सामने अभी घोषित भी कर दिया है कि संडे जो है वो पूरा की पूरा हम केवल बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ चलाएंगे। क्या लोगों ने इसके लिए लोगों के सामने क्या क्या मुद्दे जाने चाहिए? देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले तो इनका इकोनॉमिक बॉयकॉट होना चाहिए। अगर हम सोल्यूशन की बात करें, जो सबसे आसान है, उसमें कोई लड़ाई नहीं है, झगड़ा नहीं है। इनसे कोई भी काम कराना बंद करें। इनको, अगर आप इनसे कोई काम ले रहे हैं, इनसे कोई चीज़ें खरीद रहे हैं, इनके किसी प्रकार की कोई भी आप सर्विसेज ले रहे हैं, उसको तुरंत बंद कर दें। तो इकोनॉमिक बॉयकॉट जो है वो सबसे आसान तरीका है। सबसे पहले उससे शुरू करना चाहिए और उसके बाद हिंदू जाकर इनकी दुकानों पर हलाल का मीट खाते हैं। क्यों खाते हैं हलाल का मीट इनकी दुकानों पर जाके? तो ये जो चीज़ें हैं ये हिंदुओं को समझनी पड़ेंगी, तब ये बच पाएगा देश। अगर आप इनको हर चीज में सपोर्ट करेंगे, इनसे चीजें खरीदेंगे, तो उनकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी और लोग आएंगे। जब इकोनॉमिक बॉयकॉट शुरू हो जाएगा, कुछ कॉलर भी अपनी बात को रखना चाहते हैं, उनके पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। जय हिंद सुरेश जी। बोलिए। जय हिंद सुरेश जी, मैं मनीष भारतीय, भारत स्वाभिमान दिल्ली से बोल रहा हूँ। हाँ। सबसे पहले तो मैं आपको और आपकी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूंगा। आपने इतना ज्वलंत मुद्दा उठाने की हिम्मत की और आज पत्रकारिता में देखा जाए तो सुदर्शन न्यूज राष्ट्रवादी चैनल के रूप में उभर रहा है। आपने जो मुद्दा उठाया, इसमें मैं कहना चाहूंगा कि जो सबसे पहले तो इनको राजनीतिक शह दी जाती है। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के खुल के कह चुके हैं कि इनको दिल्ली में स्थापित किया जाए, इनके कार्ड वगैरह बनाए जाएं। और अब इसका एक साथ साथ मुद्दा ये है कि जो साथ नाइजीरियन जो है ना, ये भी साथ साथ में इनके ये वही हैं कि इलीगल रूप से नाइजीरियन भी रह रहे हैं, वो भी नशे का कारोबार कर रहे हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। हम उस मुद्दे को भी उठाएंगे। धन्यवाद बात करने के लिए। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। चलिए, समय की कमी है, हम कॉलर को नहीं ले पा रहे, लेकिन कल मतलब रविवार को एक पुनर्प्रसारण कल भी आएगा। लेकिन रविवार दिन भर सुदर्शन न्यूज पर केवल बांग्लादेशियों का नंगा नाच दिखाया जाएगा और उनके खिलाफ लड़ने वाले कुछ वीरों को, शुरों को और उनके खिलाफ काम करने वाले संस्थाओं को हम आह्वान करते हैं कि वो आगे आए। हम आपको चैनल पर प्लेटफॉर्म देंगे। आप बताइए कि क्या हो रहा है और आप इसके खिलाफ क्या करना चाहते हैं। जो भी इस लड़ाई में सहभागी होना चाहता है वो हमारे साथ सोशल मीडिया पर, मैदान पर, हमारी टीमें दिल्ली में कल विभिन्न शहरों और जगहों पर आएगी, उनको मिले, अपनी बात को रखे, हमारे आप फोन करें, अपनी बात को रखे। कल दिन भर हम इस मुद्दे को उठाएंगे। मयंक जी, कार्यक्रम के आखिर में जाते जाते 5 सेकंड में कोई प्रतिक्रिया? हाँ, देखिए, हमको हिम्मत से काम लेना पड़ेगा। हमको अपने रूट्स पे वापस जाना पड़ेगा। जो मैं हर बार कंक्लूजन में कहता हूं, हमारी जो ताकत है वो भारत के रूट्स में है। हमारी ताकत भगवत गीता में है, हमारी ताकत महाभारत में है, हमारी ताकत रामायण में है। हमको वापस उस पे जाना पड़ेगा और जब तक हमारी वो स्ट्रेंथ नहीं आएगी तब तक हम पलायन करते रहेंगे। कहां से कितना भागेंगे? अपने घर में ही भागना पड़ेगा क्या? पहले कश्मीर से भाग के पंडित आए, भाग कर कहां से जाएंगे? तो इसलिए लड़ना कश्मीर पड़ेगा। से भगा दिए, मेरठ से भगा दिए, न जाने कितने जगह से भगाए जा रहे हैं। अब दिल्ली से भगाए दिए जाएंगे तो जाएंगे कहां? आखिर कहीं नहीं जाना है। इस देश पर अपना ओरिजिनल मालिकाना हक दिखाना है तो डटे रहिए। यह हिंदुस्तान आपका है, इसको साबित करने के लिए मर्दानगी भी जरूरत है। आज के लिए इतना है। जय हिंद।